हेलो गाइस, मेरा नाम सार्थक है। स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नई जो वीडियो आएगी वो आइल्स के बारे में होगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने आइल्स में अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव किया और कैसे मैंने वो इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइल्स के बारे में। आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इन चारों मॉड्यूल्स को क्लियर करना ज़रूरी होता है, जिनमें मिनिमम स्कोर जो होता है वो 6 बैंड्स का होता है और ओवरऑल आपको 6.5 बैंड्स आने चाहिए। तो मेरा जो स्कोर आया है वो टोटल 7.5 ओवरऑल बैंड्स का है, जिसमें कि 9 बैंड्स मेरे लिसनिंग में हैं, रीडिंग में 7 बैंड्स हैं और बाकी सब में 6.5 बैंड्स हैं। एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है ये और मुझे लगता है कि मैंने कोई अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं किए। चीज़ें मैंने चेंज की हैं जिनकी वजह से मेरा जो स्कोर है ये इम्प्रूव हुआ है और यही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा ताकि आप भी अपना स्कोर को जो है एनहांस कर पाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कोचिंग लेते हैं या जब हम खुद से भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम रिपीटेडली आइल्स की जो ऑडियो है उसको सुनते रहते हैं। अब उससे इशू क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो 30 मिनट्स के लिए तो पहली ऑडियो के लिए रहता है और उसमें हमारा स्कोर भी ठीक आता है। बट जैसे जैसे वो ऑडियोज चेंज होती रहती हैं हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है, और जो कि नॉर्मल है नहीं ड्यूरेशन। मैंने अब क्या अलग किया, पहले मैं क्या करता था कि मैं बार बार ऑडियोज़ को सुनता था और कोशिश करता था कि उनमें मैं स्कोर अच्छा अचीव करूं। बट उससे क्या हो रहा था कि मैं एक दो ऑडियोज़ के बाद मैं अपना स्कोर मेरा हमेशा कंसिस्टेंटली डाउन रहता था और उसका रीज़न यही था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। बट उसके लिए ऑल्टरनेट मैं लाया कि मैंने हॉलीवुड की मूवीज़ और सीरीज़ देखना शुरू किया, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होती हैं, आपका इंटरेस्ट काफ़ी आता है। और मोस्टली मैं प्रेफर करता था कि ब्रिटिश एक्सेंट वाली जो मूवीज़ हैं, जैसे कि पीकी ब्लाइंडर्स और जैसे कि शर्लक होम्स, ये दोनों मैंने कंप्लीट देखी हैं उस टाइम पे। तो सोचिए आप, इनको देख के मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। या ऐसी ही और काफ़ी सीरीज़, ये तो मेरे नाम याद आ गए, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इनमें जो एक्सेंट होता है वही एक्सेंट आपको आपकी ऑडियोज़ में भी मिलता है। ऑडियोज़ पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, बट जब आप कोई सीरीज़ या कोई आप वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर रहता है और आप उसमें कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि उनकी आवाज़ को समझूं, उनके वर्ड्स को समझूं। इसमें क्या कोशिश करता था कि कुछ क्वेश्चंस खुद से ही माइंड में बना के और उनके आंसर दे पाऊँ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मेरा काफ़ी इससे बेनिफिट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि लिसनिंग में ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग से स्कोर बहुत अच्छा रहा हो। मेरे लिसनिंग में ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स या 27 तक, या मैक्सिमम कभी 30 मार्क्स आते थे आउट ऑफ, और जो कि बहुत कम है। 9 का मतलब टोटल 40 आउट ऑफ 40 हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन ऑडियोज़ को, इन वीडियोज़ को देख देख कर मेरा कंसंट्रेशन भी एक तो इम्प्रूव हुआ और दूसरा मेरा एक्सेंट पे पकड़ काफ़ी अच्छी हो गई। तो मैं समझ पा रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट आफ्टर देन आई गॉट यूज टू इट। मैंने ऑडियोज़ को काफ़ी अच्छे से सुना था। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करता, मैं दिन में, मेरा टारगेट था कि दिन में सिर्फ एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, और मैं बार बार प्रैक्टिस किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की नहीं कर रहा था। मैं कंप्लीट एक मॉक टेस्ट दे रहा था। उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ऑलमोस्ट पूरा ड्यूरेशन के लिए 2.5 आवर्स के लिए मैं कंप्लीट बैठ के ये तीनों का प्रिपेयर करता था और स्पीकिंग का मैं अलग से करता था। तो ऐसे करने के बाद मेरा जो है स्कोर इम्प्रूव हुआ लिसनिंग में। तो चलिए अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग में मैंने क्या अलग किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि रीडिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, और मेरे साथ स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रीडिंग ने मुझे क्रिएट की। और एक टाइम पे मुझे ये लगने लगा था कि शायद मेरा रीडिंग भी क्लियर ना हो। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जब भी मार्क्स स्कोर आता था वो ऑलमोस्ट 20, 22 आता था। और 20-22 मार्क्स अगर आपके ट्रेनिंग में या आपके प्रैक्टिस करते हुए ही आ रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें और कंपेरेटिवली लो स्कोर होगा, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन भी अलग होती है, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल भी वो उतना नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि रीडिंग के जो मॉड्यूल्स थे उनमें मैंने
सबसे पहले अपने आप को टाइम दिया और एक मॉड्यूल को कम्प्लीटली मैंने बैठ के सॉल्व किया। ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर लगा और मैंने उसमें देखा कि मुझे किस किस मॉड्यूल में दिक्कत आ रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में गलत होते थे। या तो मैंने बैठ के रियलाइज़ किया कि मेरे किस किस चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा मेरा जो लो स्कोर था वो मैच द फॉलोइंग्स में होता था, जिसमें आपको एक पैराग्राफ को टाइटल देना है या आपको मैच करना है चीज़ों को कि इस पैराग्राफ से वो कौन सी हेडिंग रिलेट करती है। कि सबसे पहले तो मैंने जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी उसको साइड रख के मैंने बाकी की चीज़ें स्ट्रॉन्ग करी। फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स थे उन सभी पे मैंने काम किया और उनको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। एक याकूब सर हैं, उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें उन्होंने बताया था कि आप टाइटल वाले क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली कैसे हैंडल कर सकते हो। तो उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेंजेस किए अपने वर्किंग शेड्यूल पे। तो पहले मैं क्या करता था कि मैं पूरा टाइम लेके, चाहे मुझे 1 आवर लग रहा है या 1.5 आवर लग रहा है, मैं पूरा रीडिंग का मॉड्यूल कंप्लीट करता था। बट अब से मैंने डेडलाइन अपने आप को देनी शुरू करी। मैंने 15 मिनट्स पर पैराग्राफ रखा और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता था मैंने उसमें किए। और मैंने जब देखा मेरा स्कोर जो आ रहा है वो 20-25 तक आ गया था, क्योंकि मैंने सिंगल मॉड्यूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करी थी और मैंने कोई नया मॉड्यूल नहीं लिया। मैं सिर्फ पुराने ही पेपर्स को प्रैक्टिस करता रहा ताकि मेरा एक ग्रिप बन जाए। और एक से ज़्यादा मैंने जो ध्यान दिया है वो रीडिंग में सबसे ज़्यादा मैं डेट्स पर ध्यान देता था, क्योंकि सिनोनियम्स आप हर वर्ड की याद नहीं रख सकते। और मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती थी कि मैं ना तो कीवर्ड ढूंढ पाता था और ना ही सिनोनियम। तो मैं क्या करता था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी नंबरिंग से रिलेटेड है, कोई डेट दी है आपको या कोई भी आपको बर्थ डेट बताई है या ईयर दिया है या कुछ भी ऐसा जिसमें न्यूमेरिक हो, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था और उसको हाईलाइट करके अब मैं क्वेश्चन से रिलेट करता था कि क्या ये इस ड्यूरेशन से पहले की बात है या क्या इसके बाद की बात है। और उसके आसपास फिर मैं आंसर को ढूंढता था और मेरे लिए आंसर को ट्रैक करना इजी हो गया था इन डेट्स की मदद से। तो जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम मैंने फिल किया, उसके जो 1 वीक थी ड्यूरेशन, उसमें मैंने सिर्फ अपना मॉक टेस्ट दिए हैं। डेली बेसिस पर मैं मॉक टेस्ट देता था और उनसे ही मैं कोशिश करता था कि जितना जल्दी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। अब बात कर लेते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग में एक मिथ है कि आपको काफ़ी हाई एंड वोकेबलरी यूज़ करनी होगी तभी आपका रिज़ल्ट आएगा अच्छा, या कुछ डिफरेंट वे में आपको लाइंस को लिखना होगा, या पैसिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस इन पर ध्यान देना होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक मिथ है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अगर इतनी अच्छी होती तो आपको शायद एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी ना पड़ती। बट अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ 10 या 20 या 1 महीने या 2 महीने की ड्यूरेशन में वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक्टिव, पैसिव और सभी सिनोनिम्स इन सबको याद कर पाएंगे। पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको जितना आप ग्रैब कर सकते हो आप कीजिए, बट आप ज़्यादा पुश करेंगे ना तो उससे चीज़ें ख़राब होंगी, वो बिल्कुल सही नहीं हो पाएंगी। मैंने सिर्फ 20-25 वर्ड्स लिखे जिनके मुझे पता था यूज़ केस काफ़ी हैं और ये यूज़ हो पाएंगे। ये वर्ड्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो उन वर्ड्स में मैंने सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को मैंने रिवाइज़ किया और मैं कोशिश करता था कि जब भी मैं कोई ऐसे लिखूं मैं उन वर्ड्स को यूज़ करूं उस ऐसे में। मैंने कोई हाई एंड वोकेबलरी यूज़ नहीं करी है गाइस, ट्रस्ट मी। और 6.5 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बट एक डिसेंट स्कोर है, क्योंकि आपने एक लेवल क्रॉस कर दिया है। वोकेबलरीज यूज़ करो, अलग अलग तरह से आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करो ताकि आपका स्कोर जो है डेवलप हो। बट ऐसा नहीं है गाइज, आप बहुत सिंपल अगर आप लिखते हैं तब भी आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। और उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम हो, आपके टेंसेस एक एक्यूरेटली लगे हों। और टेंसेस पर आपका अगर कंट्रोल है तो आपका स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो आप सबसे ज़्यादा अपना ध्यान टेंसेस पर दें, ना कि कोई हाई एंड वोकेबलरी को ऐड करने में जिसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतना टाइम एक ऐसी चीज़ को दें जिसमें एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने वर्ड्स लर्न किए हैं आप वो यूज़ कर पाएँ अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में। तो राइटिंग में सिर्फ आपको ये मान के चलना है कि आपके ये 15 मिनट्स टास्क 1 के लिए हैं, जिसमें आपको रिपोर्ट या जो भी आपको आता है वो ग्राफ या जो भी चीज़ वो आपको लिखनी है। बाकी का जितना भी ड्यूरेशन है 30-35 मिनट्स, बाकी का जितना भी ड्यूरेशन है 30-35 मिनट्स का, वो आपको अपने ऐसे पे देना है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 25 मिनट्स अपने टास्क 1 पे लगाए थे और मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि टास्क 1 में मुझे इतना टाइम देने की वजह से मैं टास्क 2 पर फोकस नहीं कर पाया, और यही रीज़न था कि मेरा जो राइटिंग में था वो स्कोर थोड़ा कम रह गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कम स्कोर आएगा। क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुद से सोचना है और लिखना भी है, और साथ साथ आपको उसमें वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो अगर आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं कंपैरेटिवली टास्क 1 में, जिसमें आपके पास ऑलरेडी हिंट्स हैं, उनसे आपको सिर्फ पैराफ्रेज करना है अपने वर्ड्स में, और टास्क 2 को रिव्यू भी नहीं कर पाया इनफैक्ट। तो अगर बाद में आप रिव्यू करते हो तो आपको कुछ गलतियां भी मिलती हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, कुछ बेटर वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, बट मुझे उसका टाइम नहीं मिला। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप टास्क 1 और टास्क 2 को जो है वो डिवाइड करें, और 15 और 45 मिनट्स का रेशियो जो है वो उनको प्रोवाइड करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऐसे को दे पाएँ और उसमें बेटर एक वोकैबुलरी यूज़ कर पाएँ, जिससे आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, वो थे बेसिकली थे कि मैं कितने बजे उठता हूँ, मेरा क्या स्केड्यूल है, और उसके बाद एक क्वेश्चन था जो था कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ में, और क्या उनसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है या नेगेटिव, और क्या आप कुछ बेटर चेंज कर पाएंगे। मेरा क्यू कार्ड का टॉपिक था कि आपने क्या चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, और किस पर्सन से इन्फ्लुएंस हुए आप, किसने आपको एडवाइस किया कि इस चेंज को करने के लिए, और उससे क्या आपका पॉजिटिव और बेनिफिट इफ़ेक्ट रहा अपनी लाइफ में। तो मैंने बेसिकली बताया कि मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया हम जल्दी उठें, और आप जल्दी उठकर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें और बेसिक चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचें कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलूँगा या मैं कुछ इसमें डिफरेंट कुछ अप्रोच ले आ पाऊँगा। ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने जो मुझे माइंड में आया उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली, और बहुत सिंपल वे में मैंने इसको लिया, और मैंने 1 मिनट तक पूरा बोला, क्योंकि इस चीज़ में मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, इस टॉपिक पे मेरे पास काफ़ी कुछ था बोलने को, क्योंकि ये एक एक्चुअल सिनेरियो था। तो मैं इसके ऊपर जस्टिफाई कर पा रहा था उनको। अगर ये कोई मैं फेक स्टोरी बनाता तो मेरे पास इतना कंटेंट ना होता कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। टास्क 3 में उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो उनको भी आंसर करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और जब फॉलोअप क्वेश्चन आए जिसमें उन्होंने पूछा कि किसी और के एडवाइस पर चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में, क्या यूथ इतना मैच्योर है कि उन चेंजेस को समझ पाए, या वो समझ पाए कि क्या ये सही है या गलत है ये चेंज उनके लिए। तो मैं उन सभी का आंसर दे पाया। मेरा ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट तक ये मेरा जो है पूरा टेस्ट चला स्पीकिंग का, एंड देन आई लेफ्ट। और उसके बाद मेरा 19 अगस्त को रिज़ल्ट आया था, जो कि एक फेयर रिज़ल्ट था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, एंड देन आई स्टार्टेड माई फर्दर प्रोसेसिंग। तो आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेडिकल अपना कब दिया और क्या चीज़ें उसमें थी, क्या फॉर्मेलिटीज़ थी। उसके बाद मैंने वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, और उसको आगे फिर फाइलिंग जो है वो कैसे करी, उसके बारे में मैं आप सभी को ये चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बाहर जाना चाहते हैं या जिनका टारगेट है आइल्स को क्लियर करना, और चाहते हैं कि मैं इनमें कुछ डिटेल्ड वीडियो बनाऊं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर, या आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है मुझसे, या आपको लगता है कि पर्सनलाइज मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आपकी आइल्स की जर्नी में, तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।